आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच के जितने भी अहम समझौते हुए हैं, जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, जितने भी कार्रवाइयां हुई हैं, सब कुछ कवर कराऊंगा। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद से आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत पाकिस्तान के बीच जो भी समझौते, जो भी बीच बीच में युद्ध हुए हैं, कब कब हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, सारा कुछ इसी एक वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन हुए न प्रीत। पाकिस्तान की आज के टाइम पर कुछ ऐसी ही दशा है। जब तक इसको अच्छे से करारा भय नहीं दिखाया गया तब तक ये लाइन पर आया नहीं, और अब खुद ही सरेंडर सरेंडर करके चिल्ला रहे हैं कि आ जाओ भाई, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं भाई। बार बार भारत से रिक्वेस्ट है, ऐसा है वैसा है, हम लोग कश्मीर मुद्दे पर भी बात करेंगे, हम लोग आतंकवाद पर भी बात करेंगे, हम लोग अब सिंधु नदी जल समझौता पर भी बात करेंगे। सब पर अब राजी धीरे धीरे होते हुए आ रहे हैं नजर। लेकिन भारत का साफ रुख है, या तो आतंकवाद या तो आप पानी लो। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, और टेररिज्म और टाक एक साथ नहीं होगा। तो भारत ने रुख तो साफ कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये वैश्विक मंचों पर भी अब जा करके ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत अब बात करे, कश्मीर मुद्दे पर डिस्कशन हो, सिंधु नदी पर पानी छोड़ने पर बातचीत करे, हम लोग अब रिफॉर्म पर तैयार हैं। आपको याद होगा पिछले साल भारत ने कहा था कि सिंधु नदी जल समझौते पर एक बार फिर से दोबारा से पुनर्विचार या पुनर्समझौता होने की ज़रूरत है। समय और वक्त की मांग है, उस पर थोड़ा सा दोबारा से विचार किया जाए। हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है अपने देश के नागरिकों के लिए। तो पाकिस्तान ऐठ रहा था, नहीं हम तो नहीं करेंगे, वही पुराना वाला ही ट्रीटी मानेंगे। पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ये हटा दिया, पूरी ट्रीटी ही रद्द कर दी और पानी रोक दिया। और अब देखो, पानी रोके तो तुरंत तो इफेक्ट दिखेगा नहीं भाई, कुछ दिन तो पानी रहेगा ही। लेकिन जब धीरे धीरे पानी समाप्त होना शुरू हुआ, तब अब जब वहाँ की जनता जब प्रेशर डालने लगी, तो अब समझ में आ रहा है 3 से 4 महीने के बाद, और अब चिल्लाना शुरू कर रहे हैं कि भाई कोई देश का है दुनिया का, वो आओ बातचीत करो। सऊदी अरब के सलमान के पास जा रहे हैं, प्रिंस सलमान के पास, इसके अलावा अजरबैजान के पास जा रहे हैं। आप लोग बात करो, आप लोग कुछ कहो, इंडिया को समझाओ, नदी का पानी छोड़ दे, ट्रीटी रद्द ना करे, हम दोबारा से पुनर्विचार को करने को तैयार हैं, और कश्मीर मुद्दे पर भी बात करेंगे, आतंकवाद पर भी बात करेंगे। आप ये देख पाओगे आजकल ये सारी आर्टिकल चल रही हैं, कश्मीर पर बात करने को तैयार पाकिस्तान ने फिर लगाई भारत से गुहार। इसके अलावा वी आर रेडी टू टॉक विद इंडिया ऑन ऑल इशूज। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ हो, चाहे ये सऊदी प्रिंस सऊदी सलमान के साथ ये बात कर रहे थे। इसके अलावा मुद्दे सुलझाना चाहते हैं शहबाज शरीफ, और उनके जो इसाक डार हैं, जो पहले न्यूक्लियर चिल्लाया करते थे कि न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री हैं, अब की बार उनको न्यूक्लियर वेपन अच्छे से उनका दिखा दिया गया कि तुम्हारे न्यूक्लियर की क्या औकात है। पाकिस्तान रेडी फॉर टॉक विद इंडिया ऑन ऑल इशू इंक्लूडिंग कश्मीर, इसाक डार ये कह रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया भाई, केवल हमारी बात तो मानेंगे नहीं, इसलिए अब ये भी कह रहे हैं कि अन्य लोगों से कि आओ भाई मध्यस्थता कर लो। हम वैसे मध्यस्थता करने के लिए नहीं थे कभी, मतलब इसके खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन हम अभी तैयार हैं फिलहाल के लिए, अगर कोई मध्यस्थता करना चाहता है तो आकर के कर ले। इनका इशारा ऊपर ऊपर से ट्रंप की तरफ है कि ट्रंप साहब एक बार फिर से आओ, और पिछली बार वाला तो क्रेडिट मिला नहीं, इस बार वाला हो सकता है क्रेडिट मिल जाए, और मध्यस्थता करो। और रूस यूक्रेन वाले पर भी हो सकता है ट्रंप ने इनको ही कहा हो कि भाई रसिया यूक्रेन वाला अब तो हमारे बस का नहीं है, ये तो अब इसमें नहीं नज़र आ रहा सीज फायर होगा। तो चलो ऐसा करते हैं कि अक्टूबर से पहले फिर से वही भारत पाकिस्तान वाला मुद्दा छेड़ते हैं, और उसके बाद छेड़ने के बाद आते हैं मध्यस्थता करने। किसी न किसी बहाने में, किसी सीज फायर में तो नाम आ जाए। यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि कोई जहाँ सीज फायर कराने जा रहे हैं, उल्टा वहाँ फिर से जंग छेड़ने की बात हो रही है। ईरान पर B2 बॉम्बर तक चला दिए थे, अब ईरान अभी पिछले दिनों में फिर धमकियां दिया कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी हम फिर भी कुछ एक्शन लेंगे बड़ा। इसके अलावा रसिया यूक्रेन का क्या रायता फैला आपने देखा ही पिछले दिनों में। खैर भारत का भी जवाब आया, भारत ने रुख साफ कर दिया है कि हम सिर्फ 2 मुद्दों पर बात करेंगे। एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK पर वापसी की बात करेंगे, आतंकवाद पर कार्रवाई करने की बात करेंगे। आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म कर दो, नहीं हो रहा है, हमको जिम्मेदारी दो, हम घुस करके अच्छे से आतंकवाद तुम्हारा खत्म कर देंगे। उसके बाद आओ बात करते हैं। एक बार कहो तो कि आओ हमारे देश में आतंकवाद खत्म कर दो, तब देखो कैसे करते हैं। नहीं कहते हो तब तो घुस के मारते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच के जितने भी अहम समझौते हुए हैं, जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, जितने भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, सब कुछ कवर कराऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यकीन मानिए वीडियो एंड होते होते आप लाइक जरूर ही कर दोगे। सब्सक्राइब लेकिन पहले कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में इतिहास से। तो सबसे पहले तो POK की ही बात कर लेते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर
पीओके जो है ये वो हिस्सा है जो भारत अपना बताता है कि ये भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके कहते हैं इसे, और इसे भारत अपना क्लेम करता है और भारत इसको लेने की भी बात करता है कि हम ऑफिशियली इसको लेकर रहेंगे। पीओके बनने की कहानी क्या है इसको समझते हैं। साथियों, आपको पता है 14 और 15 अगस्त को दोनों देशों का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान टूट करके एक अलग देश बना। इधर पूर्वी बांग्लादेश, जो आज के टाइम पर बांग्लादेश है, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना था। तो 3 हिस्सों में टूटा था भारत। एक भारत का बड़ा हिस्सा था और 2 हिस्सों में पाकिस्तान था। तो टोटल 3 हिस्से थे, लेकिन 2 हिस्सा पाकिस्तान का, एक हिस्सा भारत को आया 15 अगस्त 1947 को। उस टाइम पर जम्मू कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे हरि सिंह। ये 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने को रेडी हुए। एक्चुअल में शुरुआत में इनसे कहा गया था विलय हो जाओ, तब ये कहे कि नहीं, हम अपना अकेले देश बना करके रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम विलय नहीं करेंगे ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। बाद में फिर कुछ दिन बीता, अब देखो ये देखो 15 अगस्त को आज़ाद हुए दोनों देश। उसके बाद कुछ दिन बीता, अगस्त सितंबर अक्टूबर आते आते इन पर पाकिस्तानी सेना उधर से घुसपैठ कर दी। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कर दी और यही वो पीओके वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक घुस आई थी सेना। तब ये भागे भागे आए इंडिया के पास और उसके बाद फिर आनंद फानंद में बिना शर्त के ये संधि करने को रेडी हुए। उसके बाद फिर इनको हालांकि एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा आर्टिकल 370 के तहत। वो अलग कहानी है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन फिर क्या हुआ कि भारत ने सपोर्ट करने की बात करी, उसके बाद भारत ने फिर शुरू किया हमला, उनको भगाने का प्रयास शुरू किया जो घुसपैठिए आए थे। तो पाकिस्तान इसे नहीं माना, जो हरि सिंह भारत के साथ विलय कर रहे थे। तो और 1947 से 48 तक ये युद्ध हुआ। ये युद्ध आगे भी चलता रहा 49 तक। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ और यानी सीज फायर हुआ और उसके बाद ही एलओसी का गठन हुआ। ये वही लाइन है जो भारत को पीओके से अलग करती है। ध्यान रखिएगा, एक है इंटरनेशनल बॉर्डर जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है भारत पाकिस्तान के बीच, वो तो अपना ये वाला है इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है ना, जो भारत पाकिस्तान के बीच है। लेकिन जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, इस वाले बॉर्डर को कहा जाता है एलओसी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तभी गठन हुआ जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1947-48 में। उसके बाद ये डिसाइड हुआ चलो ठीक है, जहाँ तक तुम लोग कब्जा करके आ चुके हो, घुस चुके हो, अब वहीं रहना, अब इसके बाद आगे और मत आना। एलओसी बन गया। चलो, इसके बाद एलओसी को लेकर के ही यहाँ पर एक समझौता भी होता है। ये नेहरू लियाकत समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि 1950 में ये होता है। बाद में ये होता है समझौते में कि चलो अब हम दोनों अल्पसंख्यक, गरीब, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, आपस में युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, जो जहाँ है वहीं रहे, है ना, क्योंकि मुद्दा चला गया था यूएन में भी। अब इसके बाद क्या होता है, आगे हम लोग आते हैं, 10 साल बीतता है, 1960 आता है। 1960 में एक बड़ा समझौता होता है सिंधु नदी पानी को लेकर के। एक्चुअल में ना सिंधु नदी जल तंत्र में 6 नदियां बहा करती हैं। इन 6 नदियों में सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस सिंधु नदी, ये सभी बहती हैं। तो क्या हुआ कि भारत ने और पाकिस्तान ने बीच में 1960 में एक समझौता किया। इस समझौते के तहत ये कहा गया कि जो पूर्वी साइड की 3 नदियां हैं, उनका 80% पानी भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा, और जो पश्चिम साइड की 3 नदियां हैं, उन चेनाब, झेलम और सिंधु, इन 3 नदियों का पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा, 20% हिस्सा भारत यूज करेगा। बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत यह है कि ये नदियां सब बहती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। तो भारत को मिलना तो चाहिए कायदे से 80% हिस्सा, लेकिन भारत को 80% हिस्सा मिल नहीं रहा था, क्योंकि भारत यहाँ पर अपने डैम वगैरह नहीं बना पाया था। तो जब तक डैम नहीं बना पाएगा तब तक 80% पानी लेगा कैसे? सारा पानी तो बह करके उधर जा रहा है। तो अब यही मुद्दा चलता आ रहा था। आज तक प्रॉपर तरीके से उतने लेवल के डैम नहीं बन पाए हैं जो ज़रूरत है भारत को, जितना आवश्यक है। भारत इसी बात को अभी मुद्दा उठाया था पिछले साल कि भाई आओ बैठकर बातचीत किया जाए, जितना पानी तुम लोग के पास जा रहा है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, ना वो ट्रीटी के नियम के अनुसार है, और ट्रीटी के नियम के अनुसार भी होता तो हम लोग की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पानी इधर पंजाब और राजस्थान एरिया में आए, ज़्यादा मात्रा में इधर डैम बना लें, जिससे इधर पानी हम लोग मोड़ सकें और इधर हमारी खेती किसानी और बेहतर हो जाए। वहाँ पर ज़रूरतें हैं। तुम लोगों को क्या है, तुम लोग तो भीख मांग करके काम चला लेते हो, यहाँ पर तो खेती किसानी करके खुद पैदावार करके कमाया खाया जाता है। खैर, फिर इसके बाद क्या होता है, 1965 में एक युद्ध होता है। इस 65 युद्ध में कारण यही था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चला करके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। देखो, जब से
महाराजा हरि सिंह थे, उस टाइम से पाकिस्तान चाह रहा था कश्मीर को अपने पास लेना, और तब से इसकी ख्वाहिश बनी हुई थी। इसलिए बीच बीच में ये घुसपैठ करना और आक्रमण कर देना अचानक से, ऐसा करता आ रहा था। 1965 में ऐसे किया इन्होंने। उस टाइम पर अपने प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने एकदम करारे से जवाब दिया इनको, इतना तगड़े से जवाब दिया इनको, जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया गया। एक दिन मिलिट्री के लिए खाना जाए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों के, नागरिकों को एक दिन का उपवास रखने का भी अनुग्रह किया हफ्ते में, तो वो भी शुरू हुआ उस टाइम पर। खैर, और 5 अगस्त से 23 सितंबर तक 1965 तक 22 दिनों तक ये युद्ध चला। पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। भारतीय सेनाएं लाहौर तक घुस आई थी टैंक वगैरह लेकर के। तो लेकिन फिर जब मामला गया ऊपर यूएन में, तो ये हुआ भाई जो पुरानी अवस्था में था वो वापस लौट आए। तो फिर से समझौता होता है और दोनों देश जो हैं वापस चले आते हैं। ये समझौता ताशकंद में होता है उज्बेकिस्तान में, और इसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। 1966 में होता है, और इसी ताशकंद समझौते के दौरान भारत ने अपना एक होनहार प्रधानमंत्री खो दिया था। उसी रात को अचानक डेथ हो गई। डेथ क्या हुई, मतलब कि आप जानते ही हो, कॉन्स्पिरेंसी हुई उसमें। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 5 साल बाद ही पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इतना अत्याचार हो रहे थे वहाँ के नागरिकों पर, वहाँ के हिंदुओं पर कि, और बांग्ला बोलने वाले भाषी लोगों पर, कि वहाँ के लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए थे और घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी भारत में। जैसे आज के टाइम पर इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, हज़ारों लाखों की संख्या में आ रहे थे, और यहाँ पर पॉपुलेशन अचानक से बढ़ती जा रही थी। तो इसकी समस्या पूछा जा रहा था। तो फिर उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके सामने ये समस्या बड़ी जटिल थी कि भाई अब ऐसा है कि भारत में एक पड़ोसी जिस पर अत्याचार तो हो रहे हैं, न देखा जा रहा है न रहा जा रहा है, हमारे यहाँ घुसपैठ बढ़ती चली जा रही है, वो भी एक दिक्कत बढ़ रही है, उनके यहाँ सही शासन चल नहीं रहा है। तो इससे ऐसे में कुछ भी हो सकता है, वहाँ हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन पनप जाए। इधर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच काफ़ी बड़े मतभेद थे। तो भारत ने वहाँ पर बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मेलजोल किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ एक प्रॉपर तरीके का। और उस युद्ध में ऐसा नतीजा निकला जो आज तक के इतिहास में दुनिया में कभी नहीं हुआ था। उस युद्ध में 93,000 से ज़्यादा सैनिक घुटनों के बल बैठे थे। सरेंडर किया पाकिस्तान ने भारत के सामने। 21 दिन तक यहाँ पर इनको रखा गया, है ना, पाकिस्तानियों को, और उसके बाद फिर इनको भेजा गया। ये युद्ध मात्र 13 दिनों तक ही चला था। मात्र 13 दिनों में ही भारतीय सेनाओं ने अच्छे से उनको दिखा दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात क्या है। पाकिस्तान को हराया गया, और उसके बाद बांग्लादेश नाम से एक नया देश का गठन किया गया। आज बांग्लादेश जो है वो कभी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। खैर, इस युद्ध के बाद तो 1972 में शिमला समझौता जो होता है, उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्हीं के नेतृत्व में होता है। इसमें ये कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमला हो ही रहे थे, तो उधर सेक्टर पे भी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी पाकिस्तानी जो है वो अटैक करना शुरू कर दिए थे। मतलब भारत पाकिस्तान में फुल फ्लेज वार चल रही थी, और कहीं पर किसी भी हिस्से में अटैक्स हो रहे थे फाइटर जेट से, मिसाइल से वगैरह से। तो फिर जब युद्ध चला तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये हुआ कि चलो फिर से वही पुरानी वाली दशा में वापस लौट जाया जाए। फिर से वही LOC की उधर चले गए वो लोग। फिर LOC तभी भी बरकरार रहा, और इन दोनों ने इसमें ये समझौता किया कि LOC पर अब हम लोग कोई दिक्कत नहीं करेंगे, LOC का पूरा पालन करेंगे, सीज फायर का पूरा पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान ने क्या किया, फिर आगे न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाहा, और न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की होड़ में वो लगा रहा। लेकिन भारतीय जो जासूस हैं, रॉक एजेंट्स हैं, उन्होंने कई बार न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका फेल कर दिया। इससे और तिल मिलाया। फिर आगे चल करके एक बार क्या हुआ, 1999 में कारगिल युद्ध होता है। 1999 में कारगिल वार के तहत वो लोग कारगिल, द्रास जैसी कुछ 3 चोटियों पर कब्जा कर लिए थे। आए थे चरवाहे के बेस में, और धीरे धीरे जाकर के वो लोग घुसपैठिए करके कब्जा कर लिए थे। उस टाइम पर क्या होता है, ठंडी बहुत रहती है, तो भारतीय सेना वहाँ पर नहीं रहती हैं, पेट्रोलिंग करने से जाती हैं। तो वहां पर वो लोग कब्जा कर लिए थे धोखे से। भारतीय सेनाओं को पता चला, शुरू हुआ युद्ध। लगभग 2.5 महीने तक युद्ध चला। 26 जुलाई को ये क्लियर हुआ, भारतीय सेनाओं ने अच्छे से जाकर के उन पर कब्जा कर लिया, तीनों चोटियों पर। दिक्कत ये थी यहाँ पर कि वो लोग ऊंचाई पर चोटियों पर कब्जा कर लिए थे, तो नीचे कैंप थे और उन पर वो अटैक कर रहे थे। तो यहाँ से बड़ा मुश्किल हो रहा था जाना। आप सोचो कि वो लोग अगर पत्थर भी मारते तो यहाँ गोली बनकर आता, और यहाँ से गोली भी मारो तो वहाँ पत्थर बन करके पहुँचते था। तो ये दिक्कत थी। लेकिन यहाँ अदम्य साहस का, शौर्य का प्रदर्शन किया गया, और भारतीय सेनाओं ने दोबारा से कब्जा हासिल किया। 3-4 बार ऐसे मार खाया खूब। फिर अब पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अब तो भैया युद्ध करके भारत से नहीं जीता जा सकता है सामने से, अब क्या करें। तो उसने शुरू किया एक नए तरीके का वार, प्रॉक्सी वार।
प्रॉक्सी वार क्या होता है कि हम सामने से नहीं लड़ेंगे, हम नहीं बताएंगे कि हम सेना हैं और हम आ रहे हैं लड़ने। हम क्या करेंगे, कोई एक संगठन पैदा करेंगे और उसके जरिए कोई छोटी मोटी आतंकवादी घटनाएं कराएंगे। कभी संसद पर हमला करा दिए, कभी मुंबई अटैक करा दिए, कभी मुंबई बम ब्लास्ट करा दिए अंडरवर्ल्ड के थ्रू। तो ये सब प्रॉक्सी टाइप का वार करना शुरू किया। इसमें कुछ वार में, कुछ घटनाओं में आप अगर नज़र डालोगे बड़ी बड़ी में, तो 2001 में संसद हमला, प्लेन हाईजैक कराना, हाईजैक करा करके आतंकवादियों को रिहा करवाना, ये आम सी घटना हो गई थी। मतलब बहुत सारे प्लेन हाईजैक हुए हैं इतिहास में। 2008 का मुंबई हमला 26/11 जो कि बहुत बड़ा था अब तक का, 2016 में उरी हमला और 2019 में पुलवामा अटैक, 2025 में अभी पहलगाम का। तो ये लोग प्रॉक्सी वार करते हैं कि आतंकवादी पैदा करेंगे, ट्रेन करेंगे उनको, उसके बाद उनको भेज देंगे 2-4-10, जाओ भैया मर जाओ तुम, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार कर आओ। तुम तो जाओगे, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम ज़्यादा से ज़्यादा काफिरों को मारो। ये सब सिखा करके उनको भेजा जाता है। खैर, अब भारत ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया अच्छे तरीके से। भारत ने, देखो अब तक क्या होता था कि जब भारत कुछ होता था तो भारत भी जाता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाता था। यूएन में मुद्दा उठाया कि भाई इनके सबूत तक दिया 26/11 हमले का कि इनके ये आतंकवादी शामिल थे और इन्होंने अटैक करवाया। तो यूएन ने कहा हम निंदा करते हैं। जब भी आतंकवादी किसी को घोषित करने की बात आती है तो चाइना उस पर वीटो लगा देता था, उससे आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया करता था। खैर, ये मामला अब बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर भारत ने अटैक का अब रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। 2016 के उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करी, बालाकोट एयर स्ट्राइक। और उसके बाद 2025 का पहलगाम अटैक हुआ। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके उनकी कमर ही तोड़ दी और भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को भी इसी दौरान ही रद्द किया। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तिलमिलाया हुआ है और अब 3-4 महीने बीतने के बाद जब पानी की कमी अच्छे तरीके से महसूस हो रही है, तब वो दौड़ा दौड़ा आ रहा है, इधर उधर दुनिया भर में रिक्वेस्ट करा रहा है, भैया तुम कह दो, चाचा तुम कह दो, ताऊ तुम कह दो, इंडिया को मान जाए, हम तैयार हैं। होता नहीं है, पहले समझाओ, किसी को तो नहीं मानता है तो बढ़िया से नस दबा दो अच्छे से, तो उसके बाद समझ में आ जाती है बात। ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसी चोट पहुंचाई है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी दर्द से कराह रहा है। एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि वहां पर पाकिस्तान के पास में रसिया पर या चाइना पर कभी इमरजेंसी में अटैक करने के लिए अमेरिका अपने कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर छुपा करके रखा कर रहा था और उसका संरक्षण कर रहा था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहाँ पर अटैक किया नूर खान एयरबेस पर, और जहाँ पर उन्होंने ये बना करके रखा हुआ था गुफा में, तो उस दौरान पाकिस्तान को तो चोट लगी ही लगी, अमेरिका को भी चोट लगी, क्योंकि उसका भी सारा सिस्टम वहाँ पर डैमेज होगा। और ये समझ में आ गया कि इंडिया जो है इतना प्रिसाइज अटैक कर सकता है। मतलब आप समझो कि एक जो ऊपर का जो एग्जॉस्टर लगा होता है, इस एग्जॉस्टर पर टारगेट किया गया था मिसाइल को। सोचो इतना ज़्यादा प्रिसीजन। आप सोच सकते हो कि दूसरे देश में बैठकर किसी एक देश में जो अंदर का हवा निकालने का जो एग्जॉस्टर होता है उसको टारगेट करके पिन पॉइंट पर निशाना मारा गया था और वह अंदर जाकर के मिसाइल पूरा डैमेज की थी। सोचो, क्योंकि अपने पास GBU-57 नहीं है कि गुफा के उतना अंदर जाकर के ध्वस्त कर सके। इतना प्रिसाइज अटैक, ये ब्रह्मोस की ताकत थी और इसी को देख करके पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया और तब से उसके बाद से कभी न्यूक्लियर की धमकी नहीं दिया कि न्यूक्लियर है हमारे पास ऐसा है वैसा है। तब डायरेक्ट बस अमेरिका चिल्लाने लगा। खैर, तो ये कुछ और भी संघर्ष रहे हैं बीच में। भारत ने जो चीज़ें चलाई, जिन ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान को जवाब दिया गया। अब आई होप आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी ये घटनाएं हुई हैं, मैं बहुत दिन से चाह रहा था इस पर वीडियो बनाऊं और एक सिलसिलेवार तरीके से आपको सारा कुछ बताऊं, क्योंकि बहुत सारे समय समय पर घटनाएं हुई हैं। एक साथ एक सूत्र में पूरा कहीं वीडियो मिलता नहीं है जनरली। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले दिनों में और बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। इसके अलावा मिलेंगे अब नई अपडेट के साथ। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपको कमेंट करके बताना है। आप बताइए कि क्या भारत को बातचीत करना चाहिए या पाकिस्तान को ऐसे ही तड़पते छोड़ देना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका जो भी राय हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।